अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी और आप देख रहे हैं सकिंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज बहुत ही अहम टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं नेशनल टॉपिक्स पर। तो नेशनल टॉपिक सबसे पहले हमारे पास टॉपिक्स हैं, वो हैं मरीम और मौलाना की मीटिंग के ऊपर बात करेंगे। मरीम और मौलाना फजल रहमान की मीटिंग हुई है अभी जाती उम्र में, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इन मीटिंग में क्या मामला जो थे वो डिस्कस हुए और इस मीटिंग का बुनियादी मकसद क्या था। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे क्या मौलाना फजल रहमान डबल क्रॉसिंग कर रहे हैं, यानी कि वो क्या वो पीपल्स पार्टी को भी वो कर रहे हैं, राम कर रहे हैं और मुस्लिम नून को भी राम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, कंप्लीट इसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पर मौलाना फजल रहमान का तहफ़्फ़ुज़ आता है। और इसके हम ये भी देखेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान के ऊपर ट्रस्ट करती है और क्या मुस्लिम नून मौलाना फजल रहमान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और ये भी देखेंगे कि क्या मौलाना फजल रहमान इन दोनों पार्टियों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो क्या ये ट्रस्ट डेफिसिट वाकई में बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जो भी हमने नई डिस्कस की कि शहबाज शरीफ के 4 नए लंदन फ्लैट सामने आ चुके हुए हैं, और उसको भी डिस्कस करेंगे कि आया इनकी मालियत कितनी है और ये कहाँ किन ज़राए से हासिल किए गए। इसके अलावा हम नवाज शरीफ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि नवाज शरीफ का जो शनाख्ती कार्ड है और जो उनका पासपोर्ट है वो भी नैब ने कॉन्टैक्ट किया है नादा से कि वो ब्लॉक कर दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा हम FIR के ऊपर भी देखेंगे, जो FIR दर्ज की गई है और ये FIR किसने दर्ज करवाई है और ये FIR दर्ज करवाने के बुनियादी मकसद क्या था और इसके क्या ताल्लुक था, क्या इसका बैक में पस मंज़र, इसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या वजह थी। तो इसके अलावा हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की रिसेंट जो तकरीर है, जो उन्होंने इंसाफ रिफॉर्म से खिताब करते हुए उन्होंने तकरीर किया, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बुनियादी निकात को भी डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ हम जो इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और चाइना के हालात के ऊपर कि इंडिया चाइना के हालात जो हैं वो अब किस रुख जा रहे हैं और इंडिया जो है वह पाकिस्तान के धमकी देना शुरू हो गया है। और पाकिस्तान की इस वाले जो तैयारियों के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान की तैयारियाँ इस वक्त कहाँ तक पहुँची हुई हैं और पाकिस्तान आर्मी जो है वो हरदम तैयार है। तो इसी तरह हम बात करेंगे जो इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं, उसमें हम बात करेंगे UAE के ऊपर, जिसमें हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। UAE की इकॉनमी जो है वो उस वक्त शेकिंग हो रही है, लेकिन उसको हम देखेंगे कि क्या जो बुर्ज खलीफा बनाने वाली कंपनी जो क्या वो कोलैप्स होने जा रही है और क्या वो कोलैप्स हो चुकी है। इसके अलावा हम जो इंडिया का जो नेक्सस है RSS के साथ, IS के दाइश के साथ जो नेक्सस है, वो भी जो फ़ॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन जो उसने एक्सपोज किया है इसके ताल्लुकात को, इंडिया के ताल्लुकात को, और जो बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी इंडिया एक्सपोज की है श्रीलंका में, तुर्की में और क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान में भी, तो वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो दीगर टॉपिक्स हैं उसको भी हम नज़र में रखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मौलाना फजल रहमान और मरीम की मुलाकात के ऊपर, जो कि जाती में हुई है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि मौलाना जो थे उनको इनवाइट किया मरीम नवाज़ ने अपने घर जाती उम्र में। तो बेसिकली था ये कि उनको डिस्कस करना था उनके साथ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो आगे तहरीक चलने वाली है उसके ऊपर भी डिस्कस करना था कि आखिर यह मूवमेंट जो है वो कहाँ जाती है और इसके क्या मकासद हैं। तो इस सिलसिले में हुआ कुछ यूँ कि मौलाना फजल रहमान जब पहुँचे मरीम नवाज़ के घर जाती उम्र दावत पे, यानी कि रात के वक्त डिनर पे जब पहुँचे, तो उसमें काफ़ी पुरतकल्लुफ़ किस्म के खाने जो थे वो उनके लिए तैयार थे, अशाया मुकम्मल तैयार था। वहाँ पे चिकन क्या वो माउथ वाटरिंग जो खाने थे वो तैयार था मौलाना फजल रहमान के लिए। तो वो मुझे लग भी रहा था कि मौलाना फजल रहमान शायद काफ़ी मज़ा आया उनको इस खाने में। तो इसी तरह हम देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान को बुलाया क्यों गया था। सबसे पहले डिस्कस ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो उसमें हम देखेंगे कि मौलाना फजल को बेसिकली बुलाया इसलिए गया था मरीम नवाज़ ने कि उनको बताएं कि जी अपोजिशन को बेसिकली मैं लीड कर रही हूँ, ना कि इसको बिलावल लीड कर रहे हैं या फिर इसको कोई और अपोजिशन का रहनुमा जो है वो लीड कर रहा है। तो इसकी बेसिकली अपोजिशन के अंदर इतना शदीद किस्म का अदम एतमाद की फुकदान है उसमें, यानी कि इतना एतमाद का फुकदान है कि वो ना मौलाना फजल रहमान जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं मरीम नवाज़ के ऊपर, ना मरीम नवाज़ जो हैं वो उनको भी पता है कि मौलाना फजल रहमान के ऊपर एक हद से ज़्यादा वो एतमाद नहीं कर सकती। और इसी तरह मौलाना फजल रहमान जो है उनको पता है कि वो बिलावल के ऊपर या पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो उतना एलाइन नहीं कर सकते जितना वो दूसरी पार्टियों को कर सकते हैं। और इसी तरह ये ना कि ये आपस में जो इनके इत्तेहाद है मौलाना फजल यानी कि ओपोजिशन जमातों का ये यानी कि वो कहते हैं ना कि ये वो एक यानी कि वो बॉल की तरह है कि बॉल को आप जो उनसे मर्ज़ी कलर कर लो वो यानी कि उसका वो शेप वही रहेगी, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसी तरह यानी कि आप इनकी अगर नेचर देख लें तो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी पता चल चुका है उनको कि
ये जो है अपोजिशन पार्टी जो है ये काबिल एतबार नहीं है और इनके ऊपर किसी किस्म का भी ट्रस्ट या उस तरह का नहीं किया जा सकता जिस तरह, यानी कि जो पहले इन्होंने धरना दिया था मौलाना फजल रहमान ने 2000 यानी कि पिछले साल जो दिया था उन्होंने, उसमें भी पता चल गया था मौलाना फजल रहमान को कि दोनों पार्टियाँ जो थी वो बैकअप कर गई थी, यानी कि पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम नून भी, और उन्होंने इस तरह साथ नहीं दिया मौलाना फजल रहमान का जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मौलाना फजल रहमान। तो उसमें बेसिकली ये दिखाने के लिए ये तकरीब मुनक्किद की गई थी जाती उम्मा में कि बिलावल को ये या पीपल्स पार्टी के तरह साथ दिलाया जाए कि मौलाना फजल रहमान जो है वो हमारे साथ हैं और हमारा जो है वो PDM के ऊपर कब्ज़ा है या हमारा PDM के ऊपर वो जो है कंट्रोल है। तो बेसिकली इससे पहले मौलाना फजल रहमान जो थे वो बिलावल के घर भी जा चुके थे, बिलावल से मुलाकात कर चुके हुए थे। तो उसमें भी तो उससे तासुर ये मिल रहा था कि जी मौलाना फजल रहमान खान जो है वो बेसिकली पीपल्स पार्टी की तरफ चील्ट कर गई हैं, पीपल्स पार्टी जो कंट्रोल लेती जा रही है PDM का, इसका वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता जा रहा है PDM के ऊपर। तो इस चीज़ को शटर करने के लिए, इस नज़रिए को ख़त्म करने के लिए जो मुस्लिम की जो रहनुमा थी मरीम, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को अपने घर दावत पर बुलाया और उनके कहा कि वो आके मुलाकात करें हमारे साथ, हमारे साथ बैठें और ये मामला डिस्कस करें। तो बेसिकली इस मुलाकात में कुछ भी अहम वो चीज़ें डिस्कस नहीं, वही पुरानी चीज़ें जो थी वो डिस्कस की गई कि हम ये करेंगे वो करेंगे, दावे जो कहते आते हैं बेसिकली। तो बेसिकली अमलन जो करने वाली चीज़ है वो इनके पास नहीं थी करने को, क्योंकि ना ये आगे वो डिस्कस कर सकते हैं कि इनके पास ना मुस्लिम के पास वो स्ट्रीट पावर है और ना ही पीपल्स पार्टी को स्ट्रीट पावर है कि वो पब्लिक को सड़कों पर ला सकें और मुजाहरे और एहतजाज का सिलसिला जो शुरू कर सकें। तो इस सिलसिले में लेकिन जो स्ट्रीट पावर है वो मौलाना फजल रहमान की बेसिकली है, और मौलाना फजल रहमान की जो पता है कि पावर जो है वो उनके स्टूडेंट्स हैं जो कि वो उनको दस पढ़ते हैं और उनको वो स्ट्रीट पर लाएंगे। हालांकि ये इस तरह नहीं करना चाहिए और ये बेसिकली रियासत को कमज़ोर करने के ही एक साजिश होती है। तो मौलाना फजल को चाहिए कि वो अपने इन जो चीज़ें हैं उसको रखें अपने, और दूसरा ये कि रियासत के ख़िलाफ़ जो भी जाएगा, ज़ाहिर बात है कि रियासत तो बर्दाश्त नहीं करेगी कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में आगे कंटिन्यू की जाएँ। और अगर किसी ने रियासत के कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, रियासत के कानून को तोड़ने की कोशिश की, तो उसके आहिनी हाथों के साथ निपटा। इसके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया पीपल्स पार्टी के ऊपर कि पीपल्स पार्टी जो है वो बेसिकली शदीद अदम एतमाद का इज़हार किया मौलाना फजल रहमान से कि मुझे शदीद एतमाद, यानी कि मरीम शदीद एतमाद जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर किया गया। इस्तीफ़ा का मामला आएगा इस तहरीक में तो पीपल्स पार्टी जो है बैकअप कर जाएगी इन एहतजाज से, और वो बेसिकली वो डिच कर जाएगी अपोजिशन जमातों को भी, यानी कि PDM को बीच में जहाज में छोड़ के चली जाएगी। तो ये मौलाना फजल रहमान से डिस्कस किया। तो मौलाना फजल रहमान ने भी आगे जो था वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, मुस्लिम नून से भी अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और देखना ये है कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो डबल क्रॉसिंग कर रही है या मुस्लिम नून जो है वो डबल क्रॉसिंग कर रही है, या मौलाना फजल रहमान जो है इन दोनों पार्टियों से वो डबल क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो इसमें हुआ कुछ यूँ है कि जब ये शदीद तहफ़्फ़ुज़ात इसका इज़हार किया गया तो उसमें हुआ कुछ यूँ कि मरीम नवाज़ को पता है कि जी मौलाना फजल रहमान जो है वो पहले मुलाकात कर चुके हुए हैं बिलावल के साथ, और बिलावल में जो जब मुलाकात की मौलाना फजल रहमान तो मौलाना नवाज़ को शायद ये फ़ील हुआ कि ये जो मौलाना फजल रहमान है इनका झुकाव जो है वो होता जा रहा है बिलावल की तरफ, और PDM की तहरीक जो है वो शायद बिलावल जो है वो हाईजैक ना कर लें या उसके ऊपर कब्ज़ा ना कर लें। तो इस तरह के इख्तलाफात जो हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं। तो इस असर को ज़ाहिर करने के लिए मरीम नवाज़ ने इनवाइट किया मौलाना फजल रहमान को अपने घर दावत पे इशाइये पे कि वो आके मुलाकात करें और इस तरह। तो यानी कि ये तरह से PDM के ऊपर कब्ज़ा करने की यानी कि मुहिम जो है वो चल रही है, जंग चल रही है पीपल्स पार्टी के अंदर भी और मुस्लिम नून के अंदर भी कि देखते हैं कि PDM के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कौन करता है। PDM के ऊपर कब्ज़ा मुस्लिम नून करती है, PDM का कब्ज़ा जो है वो पीपल्स पार्टी करती है। तो ये देखना ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो दोनों से अपने राब्ते में इस वक्त वो पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते में हैं, वो उस वक्त मुस्लिम नून के साथ भी राब्ते में है। और क्या मौलाना फजल रहमान जो हैं वो डबल क्रॉसिंग कर रहे हैं मुस्लिम नून के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, क्या वो मुस्लिम नून को भी वो यानी कि वो दे रही हैं क्या कहते हैं दलासे दे रहे हैं, और क्या वो पीपल्स पार्टी को भी दलासे दे रहे हैं। और उन यानी कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम दोनों को मौलाना फजल रहमान की सदात के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हो। हालांकि दोनों ने शुरू में क्या तो दिया था ठीक है मौलाना फजल रहमान को बना दिए सदर आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का,
लेकिन उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं था, क्योंकि स्टेट पावर ना नून के पास स्टेट पावर है और ना ही पीपल्स पार्टी का स्टेट पावर है कि वो आवाम को सड़कों पर ला सके एहतजाज के लिए और मुजाहरों के लिए। तो और सिर्फ मौलाना फजल महमूद का पावर है, लेकिन मौलाना फजल महमूद भी अपने वो मदरसों के बच्चे हैं जो कि वो हैं, और वो भी सिर्फ यानी कि उसके ऊपर ही आएंगे, मौलाना फजल महमूद के ऊपर आएंगे। लेकिन मौलाना फजल महमूद इस चीज़ को वो यूज़ कर रहे हैं, एज अ ट्रम्प कार्ड यूज़ कर रहे हैं कि भाई स्टेट पावर तो मेरे पास हैं, तो मैं जो चाहूँगा वो होगा। तो इस सिलसिले में अगर मौलाना फजल महमूद जो है वो मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी, और क्या मुस्लिम नून इस चीज़ को सपोर्ट करेगी, और क्या ये रियासत इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी? क्योंकि रियासत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का इक़दाम जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी, और उसके साथ सख्ती और आहिनी हाथों से निपटा जाएगा अगर किसी ने भी पाकिस्तान के कानून की वायलेशन की। तो इस सिलसिले में जो इमरान खान हैं उन्होंने बेसिकली कल तकरीब से ख़िताब किया, उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ख़िताब किया, वो बहुत ही शानदार किस्म का ख़िताब जिसमें उन्होंने अपोजिशन को कहा कि बेशक आप एहतजाज करें, जलसे करें, जुलूस करें, मुजाहरे करें, ये आपको जमहूरी हक़ है, लेकिन अगर किसी ने कानून तोड़ा या किसी किस्म की वायलेशन की तो उसको उसके सख्ती से निपटा जाएगा, उसको सीधा जेल भेजा जाएगा, और इस दफ़ा उसको कोई ए क्लास या बी क्लास कैटेगरी जेल में नहीं मिलेगी, बल्कि उसको भी सी क्लास कैटेगरी में भेजा जाएगा जहाँ पे आम कैदी रहता है। तो इस तरह कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, कोई इनको वो नहीं मिलेगी, और जो भी रियासत के कानून को रियासत के कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके साथ सख्ती के साथ आहिनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। तो देखना ये है कि क्या अपोजिशन जो है वो उनके प्रोटेस्ट में क्या ये वायलेंस आता है, और क्या मौलाना फजल महमूद इस चीज़ को यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, और इन चीज़ों में, इन मुजाहरों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की क्या पोजीशन होगी, क्या वो इस महल्ले पे जब मौलाना फजल महमूद ये कार्ड खेल रहे होंगे तो क्या मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी जो हैं वो क्या बैक ऑफ कर जाएंगी, क्या वो मौलाना फजल को सपोर्ट करेंगी, और क्या वो किस हद तक जाती हैं ये देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये है कि अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून जाती हैं तो रियासत हमारे लिए सबसे अहम है, और रियासत धरती माँ है, और धरती माँ की हिफाजत जो है वो सबसे मुकद्दम चीज़ है। और मुझे उम्मीद है कि रियासत और उसके रियासती इदारे जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो भी इसके ख़िलाफ़ जाएगा उसके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो इसी से में हम देखेंगे फिर इसमें इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, उसमें कहा कि मैं जो अपोजिशन है उसका बुनियादी मकसद ये है कि वो NRO मांगे कि आप हमें NRO दे दें, किसी तरह बस आप हमें NRO देते हैं, हमें झूठ दे रहा देते हैं, आप हमारी जान छोड़ें, हम बस बाइक मुल्क भागें, अपना पैसा बचाएं। उनके लिए उनका पैसा अजीज़ है, वो पैसा उनका अपना नहीं है, वो पाकिस्तानी अवाम का लुटा हुआ पैसा है जिसको वो अपना पैसा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि वो आप हमें वो पैसे देते हैं, आप छोड़ दें, बस हम अफ्रीका जाके रह लेंगे, हम चाँद पे जाके मरीख पे जाकर रह लेंगे, लेकिन आप बस हमें पैसा छोड़ दें हमारा, ठीक है। तो ये देखने का उनको पैसे से कितनी मोहब्बत है और पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है। तो अब इमरान खान ने भी कहा कि अपोजिशन को किसी किस्म का कोई NRO नहीं दिया जाएगा, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, और अपोजिशन की ये खाम ख्याली ही रहेगी कि उनको किसी किस्म की भी रिलैक्सेशन उनको जो है वो मुयस्सर होगी। तो अब देखना ये है कि अपोजिशन जो है वो इसलिए इमरान खान ने कहा कि हमें अपनी फ़ौज पाकिस्तान पर पूरा फ़ख्र है, पूरा मुकम्मल भरोसा है कि उन्होंने पाकिस्तान को सोमालिया बनने से, पाकिस्तान को इराक़ बनने से, पाकिस्तान को सीरिया बनने से और पाकिस्तान को लीबिया बनने से बचाया। वरना अगर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान फ़ौज न होती तो पाकिस्तान का हाल भी सोमालिया, सीरिया, इराक़ और लीबिया जैसा होता, खुदा न ख़ास्ता। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी बहादुरी, जामर्दी और लाजवाल कुर्बानी की बदौलत इस मुल्क को अपने लहू से और अपनी कुर्बानी से इसको महफूज रखा और इसकी हिफाजत में अपना किरदार अदा किया। तो हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्मी, और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं जो ये नकपाक का ज़हन अपने जहन में रखते हैं कि आप पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो ये जान लेंगे पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी, चाहे दुश्मन जो मर्ज़ी कर ले। और इसी साथ हमें आर्मी चीफ़ का बयान को भी डिस्कस कर लेते हैं कि आर्मी चीफ़ ने जो आज पासिंग आउट से जो खिताब किया वो भी बड़ा शानदार किस्म का खिताब था, जिसमें उन्होंने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया है कि दुश्मन जो है उसके तमाम अज़ाइम जो है वो नाकाम हो चुके हैं, तमाम मनसूबे नाकाम हो चुके हैं, और वो मायूसी के साथ जो है पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देख रहा है। और जो अब अपोजिशन जो दुश्मन है वो अब 5th जनरेशन वारफेयर यानी हाइब्रिड वारफेयर के ज़रिए पाकिस्तान पे हमलावर है, और वो बेसिकली यूथ को कैप्चर कर रहा है, यूथ के अंदर डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, यूथ को ऐसे मुखालिफ नज़रिए को उकसा रहा है उसको, और इस तरह की चीज़ें जो है वो कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान आवाम के जहनों को, आवाम के उसको माइंडसेट को जो है वो कन्वर्ट कर सके रियासत के मुखालिफ। और हालांकि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की अफवाज हर वक्त हर लम्हे बाखबर होती हैं और अलर्ट होती हैं, और दुश्मन के हर किस्म के नज़रिए को वो
टोटली मुस्तरद करती हैं। और जब जैसे ही इंडिया का कोई नज़रिया या इस तरह की कोई चीज़ इसमें आती है तो आवाम को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है वो कौन प्रमोट कर रहा है और ये चीज़ किसके कहने पे प्रमोट की जा रही है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी ट्रेंड आता है ट्विटर पे या फेसबुक पे या जिस पे भी, तो जैसे ही वो चलना शुरू होता है तो आवाम को पता चल जाता है जबकि ये देखें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की जा रही है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कौन कर रहा है, और फिर जब उस बंदे को देखते हैं कि कौन वो ट्वीट कर रहा है या कौन वो बंदा कर रहा है तो उसके पीछे पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन है। तो उसके पीछे जब पता चलता है कि उसके पीछे कौन है तो वो फिर पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाती है कि दुश्मन का नज़रिया जो है वो कौन किसके ज़रिए फैला रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो आवाम जो है वो ऑटोमेटिकली यानी कि वो डिटेक्ट कर लेती है कि दुश्मन का एजेंडा जो है वो प्रमोट हो रहा है और दुश्मन का नज़रिया, तो आवाम उसको उस वक्त टोटली रिजेक्ट कर देती है और उसका काउंटर करने के लिए फिर आवाम जो है वो अपनी अफवाज से मोहब्बत का इज़हार करती है और रियासत से मोहब्बत का इज़हार करती है और रियासत का जो अहद पैमा है उसको वो पूरा करती है। तो इसी तरह देखें तो दुश्मन जो है वो 5th जनरेशन वारफेयर के ज़रिए वो हमला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी और आवाम जो है वो हर लम्हा जो है वो अलर्ट हैं और पाकिस्तान आर्मी जो है दुश्मन के हाइब्रिड हमले को भी मुकम्मल तौर पर शिकस्त देगी और उसको मैंने काम बनाएगी। तो इसी से चलते हैं अब शहबाज शरीफ के ऊपर डिस्कस करते हैं। शहबाज शरीफ के मामला जो है वो अब एक के बाद एक उनका जो है मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है और उसके बारे में पता नहीं चल रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो उनका फ्यूचर क्या होता है। तो उसमें होगा कुछ नहीं होंगे, नैब ने अब मज़ीद प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्क्लोज़ की हैं शहबाज शरीफ की। अभी तो पहले आपको पता चला था कि मरीम नवाज़ के लंदन फ्लैट है, नवाज़ के लंदन फ्लैट हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं। तो अब जो नैब ने प्रॉपर्टीज डिस्क्लोज़ की हैं तो उसमें पता चला कि शहबाज शरीफ के भी लंदन में फ्लैट्स सामने आ गए हैं। इनके शहबाज शरीफ के भी 4 लंदन फ्लैट जो है वो शो हुए हैं। तो अब ये इनकी मालियत कितनी है तो हम उसको बताते हैं कि इनकी मालियत जो है वो 1.3 मिलियन पाउंड यानी कि 13 लाख पाउंड के ये 4 फ्लैट जो हैं वो ख़रीदे गए हैं। तो अब ये शहबाज शरीफ की प्रॉपर्टीज अचानक इस तरह से मामले में आ जाना बड़ी हैरानकुन बात है। और ये इनकी जो पेमेंट है या इनका जो पेमेंट मेथड है जिसके ज़रिए से ये ख़रीदेंगे परचेज़ किए गए हैं वो भी बड़ा सस्पिशियस है और उसमें भी ये नहीं पता चला कि ये फ्लैट जो हैं वो किस तरह से परचेज़ किए गए हैं। तो बेसिकली अब मामला फिर वहीं पे टीटीओ पे आ जाता है, वही मजदूर पापड़ वाला, वही कबाड़िए वाला, वही यानी कि छोटे यानी कि वर्कर्स हैं उनके पास आता है कि भाई कि उसने टीटीओ से करोड़ों रुपये बाहर गया, फिर वहाँ से आया, फिर ट्रांसफ़र हुआ, ये हुआ वो हुआ, वही गोरख धंधा फिर सामने आता है कि किस तरह से ये पैसा बाहर गया, वहाँ से फिर प्रॉपर्टीज हैं वो खरीदी गई बाहर के मुल्क। तो आप देखना है कि शहबाज शरीफ के लंदन फ्लैट जो हैं उनके सामने आने के बाद अब मज़ीद हालात क्या होते हैं। और शहबाज शरीफ की अहलिया, उनकी 2 बेटियों और बेटों और तमाम के नाम जो हैं वो ECL में डाले गए हैं और वफाकी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है कि इनके नाम जो हैं वो ECL में डाल दिए जाएँ। जबकि इसके साथ ही जो जो नैब है उसने कॉन्टैक्ट किया है नादरा से, उन्होंने कहा कि आप जो है वो नवाज़ शरीफ का जो शनाख्ती कार्ड है और नवाज़ शरीफ का जो पासपोर्ट है उसको आप ब्लॉक कर दें, उसको आप ब्लैक लिस्ट में डाल दें। तो अब नवाज़ शरीफ का जो पासपोर्ट है जो ID कार्ड है वो भी अब कैंसिल होने लगा है। अब देखना ये है कि इस फ्यूचर में आगे क्या होता है। और नवाज़ शरीफ को लाने के लिए हुकूमत जो है वो कहती है कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए और उस सिलसिले में वज़ारत ख़ारजा से भी रब्ता किया जाएगा बरतानिया की। तो अब देखना ये कि नवाज़ शरीफ का मामला तो यहाँ किस वक्त खुद जाते हैं और इनमें क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है तो ये भी आगे वाले वक्त में हम देखेंगे। तो इसके साथ हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल टॉपिक्स। इंटरनेशनल टॉपिक्स में बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं जिसमें हम चाहेंगे पहले डिस्कस करेंगे इंडिया और चाइना के ताल्लुकात के ऊपर। तो और कुछ यूँ कि इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं जो लद्दाख के मामले के ऊपर पहले टेंस थे अब और टेंस होते जा रहे हैं और मामला जो है वो इस वक्त गंभीर हो चुके हैं, इतने गंभीर हो चुके हैं कि इंडिया को अब समझ नहीं आ रही कि वो अब इसको कैसे रिजॉल्व किया, क्योंकि डायलॉग्स वाला सिस्टम तो कम्प्लीटली फेल हो चुका है। हालांकि अभी भी डायलॉग्स चल रहे हैं छोटे मोटे लेवल पे, लेकिन डायलॉग्स वाला सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली फेल हो चुका है, कम्प्लीटली यानी कि उनके जो मुज़ाकरात में नाकाम हो चुके हुए हैं। और अब इंडिया ने भी अपनी नफरी बढ़ाना शुरू कर दी है लद्दाख के ऊपर यानी कि वहाँ पे और गलवान वैली पर भी और लद्दाख के ऊपर भी। अब इंडिया चाइना ने पहले ही वहाँ पे इंस्टॉलेशन कर चुका हुआ है, वहाँ पे अपना पूरा मजबूत सेटअप बना चुका हुआ है वहाँ पे। तो अब देखना ये है कि इंडिया जो है वो मुसलसल उनके C-130 तैयारे उसके दूसरे तैयारे जो हेलीकॉप्टर हैं वो लैंडिंग कर रहे हैं वहाँ पे और वहाँ पे राशन जो है वो बड़ी मिक़दार में ज़ख़ीरा किया जा रहा है, वहाँ पे ट्रूप्स पहुँचाए जा रहे हैं बड़ी मिक़दार में। तो अब देखना ये है कि क्या वो जो टनल नई सुरंग उन्होंने बनाई है इंडिया ने, मोदी ने, क्या वो टनल कारआमद होती है वो हिमाचल प्रदेश वाली जो है मेरे ख्याल से। तो अब देखना ये कि वो टनल कामयाब होती है और क्या वो फ़ायदेमंद होती है ट्रांसपोर्टेशन में। और चाइना ने धमकी दी है कि अगर इंडिया ने हमला किया तो हम वो सुरंग जो है वो तबाह कर देंगे और सप्लाई इंडिया को काट देंगे।
तो अगर वो सप्लाइंग कर जाती है इंडिया की, तो उसमें अब देखना ये है कि इंडिया के अब वो जो इनका बेस कैंप है गलवान वैली के पास या जो लद्दाख के पास, जिसमें अभी स्टोरेज कर रहा है, जहाँ पे वो राशन जमा कर रहा है, वहाँ जहाँ पे वो बंकर्स बना रहा है, जहाँ पे वो पूरा अपना एक वो यानी कि सिपाहियों के यानी कि इंतज़ाम कर रहा है कि वो सर्दियों में वहाँ पे मौजूद रहेंगे -25 डिग्री सेंटीग्रेड में या 30 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो अब लेकिन देखने की जब मौसम जो वो मज़ीद सख्त हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर के एंड में, तो उस वक्त अगर जंग होती है तो क्या इंडिया सर्वाइव कर पाएगा, और क्या इंडिया के 30,000 फौजी जो हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे, और क्या इंडिया जो है वो इन 30,000 40,000 फौजियों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो इंडिया जो है वो उसकी फ़्लाइट्स हैं वो अब ये अक्टूबर के एंड में तक फ़्लाइट्स चलनी है, उसके बाद फ़्लाइट्स जो है वो बंद हो जाएंगी वहाँ पे। फिर वो टनल वाला रास्ता जो है वो फिर अब सिर्फ यूज़ होगा, लेकिन वो रास्ता भी अब बंद हो जाएगा बैड वेदर कंडीशन की वजह से। तो अब देखते हैं कि सर्दियों में जो है क्या ये मार्का होता है, और क्या इस मार्के में किसकी फतह होती है, किसकी शिकस्त होती है। बेसिकली मुझे तो लग रहा है ये कि अगर रास्ता ब्लॉक हो गया इंडिया का और ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई, रसद बंद हो गई, तो फिर वो 30,000 फौजी जो हैं वो क्या वो कैदी बनना पसंद करेंगे, या वो फिर आपको आगे पता ही है। तो इसने इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है, और वो जो है इंडिया जो है उसने अब पूरा एक वो प्लान बना लिया हुआ है। उसने बेसिकली इंडियन एयर चीफ ने बेसिकली थ्रेट किया था पाकिस्तान को। उसने कहा था कि हम ये गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस पर पाकिस्तान एयर चीफ ने पाकिस्तान आर्मी चीफ एयर चीफ ने भी जवाब दिया, और पाकिस्तान आर्मी चीफ भी फ़ौरन इस पर उन्होंने जवाब दिया है इंडियन आर्मी चीफ को भी, इंडियन एयर चीफ को भी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अफवाह जो हरदम तैयार हैं, और उन्होंने वहाँ पे जारी मशकों का भी जायज़ा लिया, और वहाँ पे ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस का भी जायज़ा लिया, वहाँ पे आवाम के साथ उन्हें यानी कि मुख्तलिफ तक़रीबात में शिरकत की। तो इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से भरपूर रिस्पॉन्स दिया गया इंडिया को। उसमें कहा गया कि पाकिस्तानी आवाम और अफवाज जो हर दम तैयार हैं इंडिया की किसी भी जारी का मुकाबला करने के लिए। हर दम 24 घंटे जो हैं वो पाकिस्तानी आवाम और अफवाज जो है जो करना है चौकस से। तो देखना ये है कि इंडिया जो है वो अब इसी से पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी काफ़ी तैयारियाँ की हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयार ने कामयाबी के साथ मोटरवे पर लैंडिंग की, और वहाँ पे बताया दुश्मन को पैगाम दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो हर किस्म की सलाहियत रखती है दुश्मन को जवाब देने के लिए, और दुश्मन ये ना समझे कि हम सिर्फ यहाँ से हमला होंगे। और अगर इंडिया ने किसी किस्म की शरारत करने की कोशिश की, तो फिर ये पाकिस्तान की चॉइस होगी कि वो अपनी मर्ज़ी से इंडिया को जवाब दे, चाहे किसी किस्म का भी दे। तो इंडिया को ये वाज़ेह वार्निंग दी गई है, वाज़ेह पैगाम दिया गया है, और मुझे लगता है कि इंडिया को समझ आ गई होगी कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं करेगा। तो इससे हम चलते हैं कि ट्रंप के ऊपर देखते हैं। ट्रंप के हालात जो हैं वो गंभीर होते जाएँ। ट्रंप जो है वो इस वक्त यानी कि एक वो क्या कह सकते हैं कि वो एक अपने आप को प्रेसिडेंट का वो इंजॉय कर रहे हैं, यानी कि वो अपने सत्ताती अख्तियार का इंजॉय कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे उनको कोरोना हो गया, कोरोना होने की वजह से उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया। अस्पताल में उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल में बाद घर जाना चाहता हूँ, व्हाइट हाउस जाना चाहता हूँ, मुझे कोई कोरोना नहीं है, ये है वो है। उन्होंने इस तरह कितने वो बात नहीं की। तो उसके बाद वो व्हाइट हाउस शिफ्ट हो गए। उनको हॉस्पिटल ठीक है जी भाई जाएँ आप जाएँ भाई, ठीक है। फिर उनको व्हाइट हाउस शिफ्ट कर दिया। वहाँ से भी कहा भाई मैं करंटीना में नहीं, क्वारंटाइन में नहीं रहना, मुझे यहाँ से भी बात करो, मैं ये करो वो करो, मैंने वहाँ से मिलना, ये करना वो करना। उन्होंने कहा ठीक है जी भाई, तो आप यहाँ से भी जाएँ, आप बाहर जाके जितने मुझे खुले मिलें आपको वहाँ पे, लोगों से मुलाकातें करें जो मिल गए। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब उनसे कहा गया कि आप प्रेसिडेंशियल डिबेट में चलें, तो वर्चुअल प्रेसिडेंशियल डिबेट में चलें, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं वर्चुअल प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा नहीं लूँगा, और ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, और मैं जो है वो बेसिकली आवाम से मुजाहरों में, रैलियों में शिरकत करूँगा, आवाम के साथ रैली में शिरकत करूँगा, और आवाम में अपना एक इमेज बिल्ड करूँगा, आवाम में अपनी मकबूलियत में इजाफा करूँगा। तो अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये स्ट्रेटजी जो किस हद तक कामयाब होती है, और डोनाल्ड ट्रंप अपने मकासद में कामयाब हो पाते हैं, और क्या वो इलेक्शन जीत पाते हैं। इसका निसार टोटली डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के ऊपर है कि वो किस तरह से अपनी कैंपेन लेके चलते हैं, और किस तरह से वो इन चीज़ों को लेके चलते हैं, क्योंकि मुकाबला बहुत ही सख्त है। और जो बाइडेन जो है उन्होंने भी कह दिया कि सिर्फ 1 महीना रह गया है कामयाबी से दूरी पे। तो जो बाइडेन में क्लेम करें कि मैं कामयाब होऊंगा लाजमी, और जो ट्रंप है वो तो कह रहे हैं कि भाई मुझे कोई हरा के दिखाए, मैं सदर हूँ अमेरिका का अगले 5 साल भी। तो अब देखना ये है कि इन दोनों में आखिर होता क्या है। क्या अगर जो बाइडेन जीते हैं तो ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है वो सक्सेसफुल होती है, पीसफुल होती है, तो इसको भी देखना बाकी है। तो इसी से चलते हैं हम कि जी हाँ,
अब हम बात करेंगे रूस के ऊपर भी कि रूस के जो हमसाया ममालिक हैं उसमें हालात जो हैं वो बिगड़ते ही जा रहे हैं। एक के बाद एक जो हमसाया मुल्क है रूस का, उसमें मुजाहरे जो हैं वो स्टार्ट होते जा रहे हैं। इससे पहले हम देखा कि बेलारूस में मुजाहरे हुए, वहाँ पे काफ़ी पुरअमन मुजाहरे हुए, वहाँ पे उनको कहा कि जी आप ये करें वो करें, तो उसमें भी उसने एक प्रेस नास लिया, उसमें कहा कि उसने कहा कि हम बेलारूस की मदद करेंगे और उसके मुजाहरे जो हैं उनको ख़त्म करवाने में उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। तो इसी साथ ही फिर जब दूसरी तरफ देखा तो फिर दोबारा वो अज़रबैजान का मामला शुरू हो गया आर्मीनिया के साथ, तो वहाँ पे भी नई टेंशन खड़ी हो गई उसके लिए। फिर तीसरा ही टेंशन खड़ी हो गई रूस के लिए कि जी वो कज़ाकिस्तान में मुजाहरे शुरू हो गए। बेसिकली हुआ यूँ कुछ यूँ कि कज़ाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जीते, तो आवाम ने उनको मानने से इनकार कर दिया, वहाँ पे मुजाहरे शुरू हो गए, तो ये वहाँ पे भी टेंशन शुरू हो गई। अब तो अब वहाँ पे भी तकरीबन हालात जो हैं तकरीबन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं कज़ाकिस्तान में। तो रूस के लिए एक के बाद एक टेंशन में इजाफा होता जा रहा है। वो कहते हैं कि जो बेसिकली CIA के जो वो बंदे हैं वो ये कहते हैं कि बेसिकली रशिया की हमने तमाम आसपास वाले बॉर्डर्स के ऊपर हमने आग लगा दी हुई है, यानी कि आग लगाने का मतलब ये नहीं है कि आग लगा दी है असली वाली, तो वो बेसिकली ये है कि मुजाहरे शुरू हो गए हैं उनकी रास्ते बॉर्डर के तमाम रास्तों में। तो अब देखने कि रूस इस चीज़ों से किस तरह निपटता है, और प्यूटन जो है वो मुकम्मल तौर पर बाखबर हैं, और देखने ये है कि प्यूटन जो है वो क्या इक़दाम उठाते हैं। और जो अज़रबैजान और आर्मीनिया का मामला है उस पर रशिया ने अब क्लियर कट कह दिया, ठीक है जी, कि हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं, और दोनों वाले जो हैं वो मॉस्को आके जो है वो जंग बंदी का ऐलान करें। तो बेसिकली जो है अज़रबैजान जो है उसने तारीख़ी कामयाबी जो है वो समेटने जा रहा है, और ये बस चंद दिनों की बात है। मुतवक्की हैं कि अज़रबैजान जो है वो नकारा काराबाग का इलाका जो है वो भी एक यानी कि अज़रबैजान का हिस्सा बनने वाला है चंद दिनों में। तो अब देखते हैं कि ये है कि अज़रबैजान जो है वो अपना तारीख़ी इलाका जो कई सालों से पहले अज़रबैजान के साथ था, जो आज़ादी के बाद फिर यानी कि आर्मीनिया के पास चला गया था, तो अब दोबारा से वो इलाका उसके पास आएगा तो खुशी उनकी देखने के काबिल होगी, क्योंकि वो कितने होंगे कि वो फ़ख्र को महसूस करेंगे अपने कि हमने वो अपना तारीख़ी इलाका जो हमसे छीन लिया गया था वो हम अपना वापस ले चुके हैं। तो इस वजह से आर्मीनिया भी जो है वो भी अब उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली, ना यूरोप की, ना अमेरिका की, ना किसी की। तो आर्मीनिया भी जो है वो अब तकरीबन सरेंडर करने वाला है, और देखने ये कि ये जंग जो है बस चंद दिन में ख़त्म होने वाली है। देखने की इसका अंजाम क्या होता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं कि जी हाँ, उसमें देखना ये कि अब आने वाले हालात क्या होते हैं, और रशिया जो है वो क्या इसी तरह एक के बाद एक जो है वो अपनी रास्ते जो है वो खोता जाएगा, और क्या अपना कंट्रोल जो है वो लॉस करता जाएगा। और बेसिकली अब हम देखें तो बेसिकली CIA और ट्रंप जो है वो अब आगे क्या करने जा रहे हैं, और क्या वो इलेक्शन से चंद दिन पहले कोई बड़ा हंगामा कर सकते हैं, तो ये देखना अभी बाकी है। ये कहते हैं पिक्चर भी बाकी है, तो अभी देखते हैं कि आने वाले दिन में क्या होता है। क्या बना दें, एक बार टॉपिक बीच में ही रह गया था हमारा, तो वो था कि हमने बात करनी थी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के ऊपर। तो उसमें हो कुछ कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने एक बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग किस्म की रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की अपने अखबार में। उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्सपोज़ किया बल्कि इंडिया की बैन-अ-अक़वामी दहशतगर्दी को एक्सपोज़ किया, और उसका नेक्सस एक्सपोज़ किया दाइश के साथ कि इंडिया का क्या ताल्लुक है दाइश के साथ, और इंडिया कैसे दाइश को स्पॉन्सर कर रहा है, फाइनेंशियल स्पॉन्सर कर रहा है, और उसको ट्रेनिंग भी दे रहा है, और इसके साथ वो इंडिया जो है वो बैन-अ-अक़वामी दहशतगर्दी में मुलव्वस भी है। तो उसमें हो कुछ जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन था उसने बताया कि इंडिया जो था वो श्रीलंका के अंदर बम धमाके में मुलव्वस था, जो ईस्टर के ऊपर बम धमाके हुए थे उसमें भी इंडिया मुलव्वस था, जो दाइश ने पहले जिम्मेदारी कबूल की थी। बेसिकली ये स्पॉन्सर किया था इंडिया ने, और इंडिया से फाइनेंस किया था। इस तरह इंडिया जो था वो तुर्की में बम धमाकों में मुलव्वस पाया गया था, और वहाँ पर भी दाइश को स्पॉन्सर जो किया था वो इंडिया ने किया था। फिर नहीं, अगर हम देखें कि इंडिया ने जो अफ़गानिस्तान में भी दाइश को स्पॉन्सर किया, वहाँ पर जो काबुल में जो सिखों के गुरुद्वारों के ऊपर जो हमला हुआ था वो भी बेसिकली इंडिया ने स्पॉन्सर किया था, दाइश को फाइनेंस किया था। तो इसी तरह अगर हम देखें कि जो क्या कहते हैं इंडिया जो था वो दाइश के साथ मुलव्वस था दीगर ममालिक में हमलों के ऊपर। तो अब देखना ये कि इंडिया के जो ये नेक्सस है जो फॉरेन पॉलिसी नेक्सस उससे बुरी तरह बेनकाब किया है, और इंडिया जब बुरी तरह एक्सपोज हो चुका हुआ है, तो क्या अमेरिका और चाइना जो है वो इस मामले को फेटफ के ऊपर अंदर उठाते हैं, और क्या इंडिया को फेटफ के अंदर लेके आया जाता है, और क्या इंडिया के ऊपर फाइनेंशियल पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तो ये तो आने वाले वक्त पता चलेगा, और देखना होगा कि क्या इंडिया का साथ जब कौन देता है, और इंडिया का नेक्सस साबित होने के बावजूद उसके साथ कौन खड़ा होता है। तो इतना तो इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में होती है मुलाकात। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ ज़रूर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।